हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो पे, दैट इज NLM05। इसका मतलब आज हम एक नया टाइप का कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पुली कंस्ट्रेंट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि पुली को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था और मैंने आपको लॉन्ग मेथड भी बताया था। लास्ट में हमने एक इफेक्टिव लेंथ मेथड पढ़ा था, उसके ऊपर आपको कई सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम आ चुके हैं वेज कंस्ट्रेंट पे आज। तो वेज कंस्ट्रेंट ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा छोटा ही टॉपिक होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट आएगा, वेज और पुली दोनों मिला के कंस्ट्रेंट आएगा, लेकिन आज आपको सिर्फ और सिर्फ वेज कंस्ट्रेंट सीखना है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, तो उसको पूरा देखें एक बार। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेज कंस्ट्रेंट में। तो ध्यान से देखो, आपके सामने दो वेज रखे हुए हैं या फिर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। मैं मान लूँ कि मैंने इस वाले ब्लॉक पे, जो हमारा येलो वाला ब्लॉक है, मान लो कि मैंने इस येलो वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाई है कैपिटल F, ठीक है। इस कैपिटल F की वजह से क्या है, दोनों ब्लॉक्स चलेंगे। यस, बिल्कुल सही। तो मान लेते हैं कि पहले वाले ब्लॉक की वेलोसिटी v1 है और दूसरे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी v2 है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो पहले वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन a1 है और दूसरे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन a2 है। हम ऐसा मान सकते हैं, राइट। तो हमने एक बात सोची कि अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स का कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए कंडीशन देखें, ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है बीच में, ठीक है। ये जो बीच वाला सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस। तो अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या कंडीशन होगी। कंडीशन बहुत सिंपल सी है यार, कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ना, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किसके, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स टू द कॉन्टैक्ट सरफेस वो इक्वल होने चाहिए, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इक्वल नहीं होंगे तो दोनों बॉडीज कांटेक्ट में रहेंगी ही नहीं, कांटेक्ट टूट जाएगा, और कांटेक्ट अगर टूट जाएगा तो फिर वेज का कंस्ट्रेंट मोशन रहेगा ही नहीं। वेज कंस्ट्रेंट का मोशन मतलब क्या है, बोलो। मतलब है कि अगर पहले वाला चल रहा है, दूसरे वाला भी चल रहा है, तो दूसरे वाला ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक के मोशन पर डिपेंड कर रहा है, राइट। मतलब दोनों के मोशन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर वो डिपेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना पड़ेगा, राइट। इस वजह से तो मैंने बोला, ध्यान से देखो, अगर हम दूसरे वाले ब्लॉक की बात करें, इसकी एक्सेलरेशन a2 है और इसकी एक्सेलरेशन a1 है, क्या दोनों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस है? बिल्कुल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि a1 इज इक्वल्स टू a2? तो ये हमारी कंडीशन होगी फॉर द कंस्ट्रेंड मोशन। कि कौन सा कंस्ट्रेंट? वेज कंस्ट्रेंट। v1 मस्ट बी इक्वल्स टू v2। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर थोड़ी बहुत बात समझ में नहीं आई है तो अभी जो आप एग्जाम्पल्स देखने वाले हो, जो मैं एग्जाम्पल्स अभी लेने वाला हूँ, उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, राइट। तो अगर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल पे अपने चलूँ, पहला एग्जाम्पल अब आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखो। आपकी स्क्रीन पे पहला एग्जाम्पल आ चुका है। मान लो कि आपके पास दो वेज है, ठीक है। पहला वेज आपको दिख रहा होगा, दूसरा वेज आपको दिख रहा होगा। इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री दी हुई है और ये बाउंड्री थोड़ी तिरछी है, ऐसी दिख रही है बाउंड्री आप लोगों को, है ना। ऐसी कुछ बाउंड्री है हमारे पास, ये कोई बाउंड्री है। और मान लो कि ये एंगल जो थीटा, ये थीटा एंगल मान लो है विद द हॉरिजॉन्टल, और आपको बोला गया कि बताओ दोनों वेजेस की एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। मान लो कि ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से, और नीचे वाला ब्लॉक मान लो इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो और कहीं जा नहीं सकता, इसलिए वो जाएगा हॉरिजॉन्टल, राइट, हॉरिजॉन्टली। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों की रिलेशन, मतलब दोनों एक्सेलरेशन में रिलेशन बताना है। कैसे बताओगे? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इन दोनों का हल्का सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फोर्सेस को डिनोट नहीं करूंगा, सिर्फ एक्सेलरेशन को बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाला ब्लॉक देखो, क्या ऊपर वाला ब्लॉक कुछ ऐसा बनाया जाएगा, राइट। उसकी एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? उसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, राइट, a1 एक्सेलरेशन। अगर ये एंगल थीटा होता है, आप लोगों को पता है, तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होता है? हाँ, है ना। और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट मैं करूंगा, ध्यान से देखना। एक हो जाएगा a1 cos थीटा और एक हो जाएगा a1 sin थीटा। मुझे कोई बताएगा कि कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है हमारा? यही तो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है यार, हाँ है ना। मतलब यही तो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा एक्सेलरेशन का? a1 cos थीटा या a1 sin थीटा? a1 cos थीटा, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये तो आ गया हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम। अब दूसरे फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। मान लो मैं नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। नीचे वाला फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा, हाँ या ना।
और ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है ये जा रहा होगा इधर की तरफ, A1 A2 एक्सेलरेशन, राइट। तो क्या इसकी एक्सेलरेशन A2 इधर की तरफ है? बिल्कुल है ना। अच्छा, तो और एंगल कौन सा है? हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा एंगल। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूंगा तो कैसे कंपोनेंट्स होंगे, सोचो एक बार। तो कंपोनेंट कैसे करने पड़ेंगे हमें? कुछ ऐसे कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक ये और एक ये, राइट। देखो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो A2 के दो कंपोनेंट, एक तो A2 कॉस थीटा अलोंग द इंक्लाइंड एंड एक होगा A2 साइन थीटा, राइट। क्या मुझे बताओगे आप लोग इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है, कॉस थीटा या साइन थीटा? बोलो, A2 कॉस थीटा या A2 साइन थीटा, कौन सा कंपोनेंट है? तो मेरे हिसाब से तो A2 साइन थीटा है, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने तो वेज कंस्ट्रेंट में पढ़ा है कि दोनों कंपोनेंट्स एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स हमारा जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलरली इक्वल होने चाहिए, राइट। तो क्या मुझे बोलना चाहिए, देखो ध्यान से मैं क्या बोलूंगा, मुझे बोलना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा A1 कॉस थीटा किसके इक्वल है? A2 साइन थीटा के इक्वल है। तो मुझे A1 की वैल्यू मिल रही है A2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू A2 टेन थीटा। ये आ गया हमारा A1 और A2 के बीच में रिलेशन, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करो, वापस देखो एक बार, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इसमें प्रॉब्लम रहती है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर मॉड्यूल में हर मॉड्यूल में और हर बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पक्की गारंटी से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ वेज एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ वेज एंड द ब्लॉक व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज्ड, एज्यूम ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो आपको करना क्या है कि आपने इस ब्लॉक को ऊपर से छोड़ दिया, राइट। ऊपर से छोड़ दिया तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, मतलब ऐसे रिलीज होकर नीचे की तरफ आएगा इंक्लाइंड सरफेस में, जिसकी वजह से ये जो नीचे वाला वेज है ना ये भी लेफ्ट की तरफ चलने लग जाएगा। तो आप ऐसा मान के चलो कि जो वेज है ना हमारा, उस वेज की जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ है, कैपिटल ए। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान से देखो, अगर मैं वेज का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करूं तो वेज पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, सोचो एक बार। क्या वेज का नीचे की तरफ लग रहा होगा वेट, दैट इज mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, राइट, n, है ना। लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन mg भी लगा रहा होगा, ये वाला mg है ना, ये जो स्मॉल m है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा ना, कुछ ऐसे, सोचो एक बार, हाँ है ना। तो मान लेते हैं इसका नाम है n1, इसका नाम क्या है n1। अब सोचो अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है कि ये दो कंपोनेंट होने वाले हैं अभी n1 के, हाँ है ना। देखो mg और n ये दोनों तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते ना इसमें, कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल ए इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और ये दोनों फोर्सेस वर्टिकल है। तो एक्सेलरेशन पैदा कौन करेगा, ये जो n1 वाला कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये वाला, ये एक्सेलरेशन पैदा करेगा। तो n1 के दो कंपोनेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। अब मुझे आपको ही बताएगा कि एंगल थीटा कौन सा होने वाला है, ये वाला एंगल थीटा होने वाला है या ये वाला एंगल, कौन सा बोलो। आपको पता है ये थीटा है तो ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा एंगल हो जाएगा। तो दिस वुड बी एंगल थीटा। तो अगर आप इसके कंपोनेंट करोगे ध्यान से देखो, नीचे जाएगा n1 cos थीटा और एक जाएगा n1 sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा दिख रहा है आपको, n1 sin थीटा वाला, राइट। तो क्या मैं बोलूंगा n1 sin थीटा हमारा क्या प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पे, n1 sin थीटा क्या प्रोड्यूस कर देगा, कैपिटल m में, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो मैं यहाँ से n1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, दैट वुड बी ma अपॉन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ उसको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बस इस वेज से आप लोग एक इक्वेशन बना लो, आपका काम हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आप ऊपर वाले ब्लॉक को देखो एक बार, जो ब्लॉक ऊपर से रिलीज करा गया ना, इस वाले ब्लॉक को देखो। इस वाले ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। और इस वाले ब्लॉक को जब सॉल्व करते हो ना तो एक बात याद रखना, जब भी इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी इसको सॉल्व करोगे ऐसा मान के चलो कि हमें अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस सॉल्व करना है, ठीक है। तो सोचो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी। नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, है ना। इधर की तरफ n1, जो n1 इसने लगाया था वेज के ऊपर, वो इसके ऊपर भी लग रहा होगा, राइट। अच्छा, अब सोचो कि एक फोर्स इस mg का एक कंपोनेंट जाएगा इधर की तरफ mg sin थीटा, जो आप करते आ रहे हो बचपन से, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा mg cos थीटा, राइट। अब मैं साथ में इसके ऊपर एक सूडो फोर्स भी लगाऊंगा, राइट, क्योंकि अगर मैं वेज के ऊपर बैठ के देखूंगा तो वेज के ऊपर बैठने के बाद मैं ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स भी लगा सकता हूँ, राइट।
तो मैं इसको वेज के फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे बताओ कि वेज के फ्रेम में इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी इधर की तरफ, क्योंकि वेज जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी इधर की तरफ, और दैट इज एम ए। स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक एंड कैपिटल ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। यहां तक की बात समझ में आई? पक्का? गुड। अब ध्यान से देखो, तो N1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये एंगल होगा थीटा। तो मुझे बताओ कि इस एम ए के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर की तरफ जाएगा एम ए कॉस थीटा, और एक इधर की तरफ जाएगा एम ए साइन थीटा। नहीं समझे आप लोग? कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। पक्का? गुड। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये जो आपको ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, परपेंडिकुलरली क्या आपका कांटेक्ट मेंटेन रहेगा? हाँ या ना? तो परपेंडिकुलर तो हमारा जो ब्लॉक है वो कहीं नहीं जा रहा ना, तो आप ऐसा मान सकते हो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, मतलब ये वाली डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में इस ब्लॉक का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि कांटेक्ट मेंटेन है। और हम लोग किसके फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं? वेज के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको क्या, हम लोग इसको लिखने वाले N1 प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और हमें एक बात पता है कि ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो मान लो कि ब्लॉक की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी है? ए, स्मॉल ए। तो क्या लिखा जाएगा? एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम स्मॉल ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक की बात समझ में आई सब लोगों को? इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं होना चाहिए वैसे, ठीक है। हम क्या करेंगे, N1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठाएंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से ये N1 की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ इसको कहाँ पे डाल देंगे? इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। तो ध्यान से देखो क्या इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कुछ ऐसी बनती हुई नजर आएगी हमें, कैपिटल एम में अपॉन साइन थीटा, राइट, प्लस स्मॉल एम में साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, राइट। अच्छा, तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ से कैपिटल ए निकालना चाहता हूँ, कैपिटल ए वुड बी कॉमन, अंदर क्या बचेगा? कैपिटल एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास कौन सी एक्सेलरेशन आ गई? ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई एक्चुअल में कौन सी? वेज की एक्सेलरेशन आ गई, राइट। अगर वेज की एक्सेलरेशन आ गई तो क्या हम ब्लॉक की एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते क्या इक्वेशन नंबर 3 से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को लगाओ, देखो एम 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 तो सब कट रहा है, तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या आ रही है? स्मॉल ए की वैल्यू आ रही है ए कॉस थीटा, है ना, प्लस जी साइन थीटा, राइट। तो पुट करते हैं वैल्यूज, स्मॉल ए की वैल्यू आएगी कैपिटल ए साइन थीटा, मतलब कि ये पूरी वैल्यू लगाएंगे तो एम जी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, हम सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के बाद क्या कॉमन आ जाएगा मुझे बताओ जरा एक बार, क्या कॉमन आ रहा है बताओ। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे स्मॉल ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा इज कॉमन, उसको कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, हाँ या ना? सॉल्व करते हैं इसको भाई। सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा को बाहर ही रखें, सॉल्व करेंगे तो एम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ध्यान से देखो, अगर स्मॉल एम को कॉमन ले लूँ मैं तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी 1। तो ए की वैल्यू आ सकती है जी साइन थीटा, यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान से देखो, स्मॉल एम बचेगा प्लस कैपिटल एम बचेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है स्मॉल ए का कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। खतरनाक फॉर्मूला आता है, खतरनाक रिलेशन आता है, बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो याद रखो मैंने क्या ट्रिक अप्लाई, मैंने ट्रिक अपनाई कि हम लोग वेज को सॉल्व करेंगे, वेज को सॉल्व करेंगे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना, जहां से हम कैपिटल एम ए की वैल्यू निकाल सकें, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और फिर जब ब्लॉक को सॉल्व करेंगे तो ब्लॉक को वेज के फ्रेम में सॉल्व करेंगे, वेज के ऊपर बैठ के सॉल्व करेंगे, सूडो फोर्स लगा के सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे सॉल्व करोगे बेटर रहेगा, जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं तो मैंने इसके सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से करे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में करोगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन बैठता है,
जो कि आप कर नहीं पाओगे, दिक्कत पड़ेगी, मतलब कर तो लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वेज कंस्ट्रेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर बात करें वेज कंस्ट्रेंट की इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक रोड है, ऊपर एक रोड है जो कि मास एम की, स्मॉल एम की है, और एक नीचे एक वेज रखा है कैपिटल एम का। A rod of mass capital M is supported on a wedge of mass capital M shown in the figure. Find the relation between acceleration of the rod A and wedge A. मान लो कि जो रॉड है उसकी एक्सेलरेशन स्मॉल है या नीचे की तरफ, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो वेज है ये मान लो राइट की तरफ चल रहा है, कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए एक्सेलरेशन। तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, और ये रिलेशन मैं आपको निकलवा भी चुका हूँ, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको एकदम पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम ऐसा ही सही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले सोचो, अगर मैं इस कॉन्टैक्ट सरफेस की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखो, अगर मैं रॉड की एक्सेलरेशन लूं तो ये ए है ना। तो क्या रॉड की एक्सेलरेशन को दो पार्ट में तोड़ देना चाहिए? कौन कौन सी डायरेक्शन में? एक तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक तो ऐसे और एक ऐसे, राइट। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मुझे पता है कि ये एंगल भी थीटा होगा, तो दैट वुड बी ए कॉस थीटा, और ये होगा ए साइन थीटा, राइट। तो इसका कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? ए कॉस थीटा, राइट। फिर ऐसे ही अब आप क्या करो, वेज के लिए बताओ, ये मान लो आपका वेज है, ठीक है, और वेज जा रहा है इधर की तरफ कैपिटल ए एक्सेलरेशन। तो कैपिटल ए एक्सेलरेशन को क्या आप दो पार्ट में तोड़ोगे? कैसे कैसे? एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो ये कंपोनेंट आप कैसे करोगे, सोचो एक बार। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? तो ये होगा ए कॉस थीटा और ये होगा ए साइन थीटा। तो कौन से कंपोनेंट्स इक्वल होने वाले हैं भाई? परपेंडिकुलर वाले। तो क्या करोगे, स्मॉल ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल ए साइन थीटा, है ना। दोनों को इक्वल पुट कर दें। अगर इक्वल पुट करोगे तो आपको स्मॉल ए की वैल्यू मिल रही है कैपिटल ए टेन थीटा। तो ऐसे करके हम लोग मतलब कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखेंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही करके हमें वेज कंस्ट्रेंट रिलेशंस निकालने हैं, याद रखो। और बहुत ही सिंपल तरीका था ये, मैंने पूरी वीडियो में आपको 3 ही एग्जांपल्स बताए क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। अब इसका ज़्यादा काम आएगा जब हम वेज और पुली एक साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ वेज प्लस पुली कंस्ट्रेंट, राइट। पहले आपको इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में जब मैंने बनाया था पुली कंस्ट्रेंट में, तो हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें हल्का सा एक थोड़ा सा गलती हो गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जल्दबाजी में गलती कर दी थी। याद रखो, यहाँ से देखो एक बार, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में हमने छोटी सी गलती की है। छोटी सी गलती क्या की थी कि हमने पहले वाली इक्वेशन तो बिल्कुल सही बनाई थी, लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन में हमने गलती कर दी थी। यहाँ पे हमने सिर्फ टी लिख दिया था। आपको पता है सेकंड वाला ब्लॉक को कौन कौन चला रहा है? ये 4 एक्सेलरेशन, 4 टेंशन चला रही है, 1 2 3 4। मैंने बोला सही था लेकिन लिख गलत दिया था, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ गया था। तो फिर हमने क्या किया, अभी मैंने इसको ठीक कर दिया। मैंने जो अपना नया PDF अपलोड किया है उसमें बिल्कुल करेक्शन के साथ अपलोड किया हुआ है। तो आप अगर डाउनलोड करोगे तो आपको सही PDF मिलेगा, ठीक है ना। तो आप उसके बाद मतलब इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो हमारे जो फाइनल आंसर्स आ रहे थे वो ये थे 20/73 F/m और A1 था 16/73 F/m, राइट। तो दोनों एक्सेलरेशंस को आप देख सकते हो। तो सिर्फ दिक्कत यही थी कि हमने यहाँ पे टी लिख दिया था, 4 को मिस कर गए थे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताते रहो। किसी और टॉपिक की आपको वीडियो की ज़रूरत हो जिसको आपको बहुत अर्जेंटली पढ़ना हो, तो प्लीज़ उसके बारे में बताओ कमेंट में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।